स्वाभाविक है, जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर या पाबंद होकर ना रहूँ। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा नहीं हो सकता था। मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी। इससे आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आजकल मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। अब तो बस अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। ये उस खत का मजमून है जो महज 23.5 साल के भगत सिंह ने लिखा था, जो आजादी के सबसे बड़े दीवानों में से एक थे। अब जरा सोचिए, ये खत महज 23.5 साल के उस लड़के ने लिखा है जिसकी फांसी का वक्त नजदीक आ रहा है। ये लड़का कोई और नहीं, हिंदुस्तानी क्रांति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक भगत सिंह थे। क्रांति के इससे उम्दा हस्ताक्षर इतिहास में नजर नहीं आते। उन्हें ये फिक्र है हरदम, नई तर्जे ज़फ़ा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करें। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। उनके मर्म में क्रांति थी, उनके कर्म में क्रांति थी, उनके इंतजार में क्रांति थी, उनके शब्द में क्रांति थी, उनके मौन में क्रांति थी। एक साल 350 दिन यानी करीब 2 साल जेल में रहने के बाद उस दिन भगत सिंह काफ़ी खुश थे। उन्हें खुशी इस बात की थी कि वो देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। जिस दिन भगत सिंह को फांसी होनी थी, वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। पुलिस वाले ने आके उनसे कहा कि तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया है। तो बोले, ज़रा ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट तक उन्होंने वो किताब और पढ़ी और उसके बाद उसे छत की तरफ उछाल दिया और फिर बोले, चलिए चलते हैं। उस दिन लाहौर जेल में बंद हर एक कैदी की आंखें नम थीं, क्योंकि आज़ादी का वो दीवाना अपने दोनों साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी के फंदे की तरफ तेजी से दौड़ता चला जा रहा था। जिस दिन उन्हें फांसी दी गई वो मुस्कुरा रहे थे। फांसी देने वाले जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ कांप रहे थे। जब तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हाथ जोड़े और अपना प्यारा आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। कहते हैं कि जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहे थे तो गले में फंदा डालने से पहले उन्होंने कमिश्नर की ओर देखा और कहा कि मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं जो आपको ये देखने का मौका मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी कैसे अपने उसूलों और आदर्शों के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं। भगत सिंह ने अपनी मां से एक वादा किया था कि जब उन्हें फांसी दी जाएगी तो वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। जब फांसी दी जाने लगी तो भगत सिंह को बीच में खड़ा किया गया था। भगत सिंह एक हाथ उठा के जोर से बोले, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा इतनी तेज लगाया था उन्होंने कि जेल के आसपास जो घर बने हुए थे वहां तक भगत सिंह की आवाज सुनाई दी और लोग समझ गए कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की फांसी का वक्त हो गया है, उन्हें फांसी दी जा रही है। भगत सिंह जिस जेल में बंद थे उसके वार्डन थे चरत सिंह। जब फांसी दी जाने लगी तो चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा, भगत, वाहेगुरु जी को याद करो। भगत सिंह ने कहा, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ईश्वर को याद नहीं किया, बल्कि गरीबों के जीवन में जो कष्ट हैं, जो क्लेश हैं, उनको लेकर कई बार कोसा भी है। आज मैं अगर उनसे माफ़ी मांगूंगा तो कहेंगे बहुत बड़ा डरपोक है, जब मौत नज़दीक आ रही है तो मुझे याद कर रहा है। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजे तो जेल में मौजूद कैदियों को कुछ पदचापें सुनाई दी। भारी बूटों की आवाज़ें थीं और दबे स्वर में एक गाने की आवाज़ आ रही थी।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके साथ साथ इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई दे रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन एक दिन पहले ही उन्हें फांसी देना तय कर दिया गया, बिना किसी की जानकारी के। उन्हें फांसी दी गई। इतना ही नहीं, उनके शवों को जेल की दीवार तोड़ के पीछे के रास्ते से ले जाया गया, ताकि किसी को भनक ना लगे कि इन तीनों क्रांतिकारियों के शव जेल से बाहर लाए गए हैं। बताया तो ये भी जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों की डेड बॉडीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। उसके बाद सतलुज नदी के किनारे ले जाकर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वहाँ ग्रामीण पहुँचे तो अध जले शव उठा के सतलुज नदी में फेंक दिए गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने क्रांतिकारियों के शवों को, टुकड़ों को सतलुज नदी से बाहर निकाला, उन्हें एक क्रम में लगाया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये थे भारत के महान क्रांतिकारी। क्रांति की इस ज्वाला को जितना बुझाने की कोशिश की गई, ये रह रहकर उतनी ही उग्र होकर धधकती रही। इसी ज्वाला से निकले धुएं से उन अंग्रेजों का मुंह काला हो गया। भगत सिंह की कहानी में इतना ही। जय हिंद।